हाँ तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार के क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे, जो कि इसमें से बहुत प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देता है, सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक। तो इसलिए आप लोग अगर इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में जो पढ़ेंगे, जो कि पहले आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि हम लोग आज वर्ण पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्ण के प्रकार तथा उनके प्रकार का भेद, ये सभी हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज वर्ण के बारे में बात कर लेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण होता क्या है। ठीक है, तो वर्ण हमारा यहाँ पे है वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड, वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है क के नीचे हलंत है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। क के नीचे हलंत है, जिसे हम लोग आधा कक पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हम लोग आधा क बोलते हैं, जैसे कि आधा कक कक। ठीक है, ख के नीचे भी हलंत हुआ है, ख के नीचे भी हलंत है, आधा ख है वो, जिसे हम लोग खक पढ़ते हैं। इसी तरह ग भी है, लेकिन ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ चुके हैं, बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ चुके हैं, किताबी भाषा है। ठीक है, किताबी भाषा है, इस पर तो हम लोग बचपन से रट्टा मारते आ चुके हैं, लेकिन इसे हमने अपने अनुसार सजाया है ताकि आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो। देखिए बच्चों, रट्टा मारने तो ये हमेशा सब कोई करता है, रट्टा मारना ये सब किसी का आदत हो चुका है, लेकिन हम लोग ऐसे याद करेंगे ताकि हम लोग कभी भी जब चाहे तहाँ भी चाहे जो बोले तो इसके साथ हम लिख सकते हैं, हमेशा याद रहे हमारे माइंड में। रट्टा मारेंगे तो कब तक रहेगा, कभी ना कभी डिलीट तो हो ही जाएगा, बहुत पहले डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग सोच समझ के इसे याद कर लेते हैं अच्छे से, तो हमेशा ये हमारे साथ रहता है, जब चाहे जो बोले उसके सामने हम लोग बेहिचक लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इसे अपने अनुसार सजाया है, जो कि आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए हम लोग आपको बता दें, हम देखिए वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा किया जा सके। देखिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं से सब कुछ समझने वाली बात है। ठीक है, ये अगर समझ लिए तो समझिए आपका वर्ण खत्म हो गया। ठीक है, हमेशा याद रहेगा आपका, कभी मिस्टेक नहीं होगा, कभी ये आपसे भूलेगा नहीं। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा किया जा सके। लेकिन से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं से सब समझने वाली बात है। ठीक है, यहीं से सब समझने वाली बात है, लेकिन पर से। ठीक है, तो देखिए, लेकिन खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ न निकले, कोई अर्थ न निकले। ठीक है, खंड या टुकड़ा करने पर उसका कोई अर्थ न निकले। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है क लिखा है क, इसके उच्चारण करने पर हमारे क्या आ रहा है, आ रहा है ना क, इसका भी कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क बोलने से हमारा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, क बोलने से हमारा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये लिखा है एक उदाहरण में आ लिखे हुए, अ प्लस अ से जुड़ के बना हुआ है, अ प्लस अ से जुड़ के बना हुआ है ना आ, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इस दोनों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे टुकड़ा किए हैं, टुकड़े पे बात तो दिया है, आपको सामने दिख रहा है, लेकिन खंड या टुकड़ा करने पर उसका कोई अर्थ न निकले, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को याद हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताएं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, जो आसान हो वो आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, याद कीजिएगा जरूर। जैसे कि बता दें कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। अगर आपको याद ना हो तो आप छोटे अक्षरों में बिल्कुल छोटे शब्द में आप ये आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट है। ठीक है, जैसे कि घर चलो एक उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण को हमने तोड़ा है कि घर को तोड़े हैं, घर के तोड़े हैं, घ प्लस र, घर के तोड़े हैं घ। उच्चारण बोलने पर, घ बोलने पर हमें क्या आ रहा है, घ बोलने पर अ आ रहा है ना, अ आ रहा है, घ आ रहा है। जैसे कि र को तोड़ने पे भी र को तोड़ने पे र आ रहा है। यहाँ पे भी चलो को तोड़ने पर च, आधा च आ अ है, च आ अ है। जैसे कि ल प्लस ओ को तोड़ने पर लो आ रहा है। जैसे कि ल प्लस ओ को भी तोड़े हुए हैं, आधा ल प्लस ओ हो गया, आधा ल प्लस ओ हो गया। ठीक है, ये उदाहरण हमारा हो गया था। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे वर्णमाला में क्या बोलता है। वर्णमाला में बोलता है, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला की जो कुल संख्या होती है वो 52 होती है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसे, एक नंबरिया में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। ठीक है, वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि लगातार होता है, ठीक है, लगातार होता है, उससे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिए हुए हैं आ प्लस ई अंक तक दिए हुए लगातार, ये क्रमबद्ध है। ठीक है, जिसमें कि अ तक ये आपको स्वर वर्ण है, इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या 11 होती है, ये हमारा
स्वर वर्ण है, ठीक है, जो कि अंग और अ ये अयोग्य वर्ण में आते हैं, ये अयोग्य वर्ण में आते हैं। इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, इनकी संख्या 2 होती है। जैसे कि हमारे ये क से लेकर म तक है, क से लेकर म तक, ये हमारी स्पर्श व्यंजन संख्या है, स्पर्श व्यंजन संख्या। अगर पूछ देगा अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे कि अपसर्ग व्यंजक संख्याओं की अपसर्ग व्यंजक संख्या कितनी होती है, तो आप लोग इसे 25 मारिएगा, ठीक है, 25 क से लेकर म तक, ठीक है, क से लेकर म तक हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे इसमें दिया हुआ है य से लेकर व तक, य से लेकर हमारे व तक, ये 11 होता है ना, य सिर अल व तलम समदन सदन स छत्रज्ञ, ये जो हमारे 11 होते हैं, इसमें भी कुछ व्यंजक होते हैं, इसमें भी कुछ व्यंजक होते हैं, जैसे कि य र ल व, य र ल व, य र ल व है जो है, ये हमारे 4 अंतः व्यंजन संख्या, अंतस्थ व्यंजन संख्या, अंतस्थ व्यंजन संख्या, इसकी जो संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है स, तालाब स, मूर्धन स, दंस ह, तालाब स, मूर्धन स, दंस ह, ये भी जो 4 है उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन है, ये उसमें व्यंजन हमारे उसमें व्यंजन ये 4 हुआ है, ठीक है। आगे हमारा दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि ये छत्र स्रज्ञ, छत्र स्रज्ञ, ये जो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन संख्या, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और हमारा लास्ट में एक दिया हुआ है ढ, ढ 2 तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है, ढ 2 तरह से पढ़ा जाता है, हम लोग किताबी भाषा में उपयोग किया जाता है, इस दोनों को हम लोग किताबी भाषा में उपयोग किया जाता है। इसे हिंदी को अपने शब्दों में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी के अपने शब्दों में, इसकी संख्या जो होती है वो 2 होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये हम लोग किताबी भाषा को पढ़ने में उपयोग करते हैं। अर्थात कि जो कि आपको मिला के 13 + 39, 13 + 39 कितना हो गया, 52 हो गया, पूरा व्यंजक संख्या आपको 52 हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं वर्ण के बारे में, वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, वर्ण हमारा क्या बोल रहा है। तो वर्ण 2 प्रकार के हैं, वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है व्यंजक वर्ण, एक स्वर्ण वर्ण होता है और एक व्यंजक वर्ण होता है। तो दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्वर्ण वर्ण की, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वर्ण वर्ण की। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण जिस वर्णों के उच्चारण करने में, जिस वर्णों को उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की यानी व्यंजक वर्ण बोल सकते हैं, ठीक है, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं अ लिखे हुए हैं, अ आ ई, इसमें किसी वर्ण की सहायता ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, अ आ ई किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ले रहे, इसे हम लोग स्वर्ण वर्ण बोल सकते हैं, ठीक है, इसे हम लोग स्वर्ण वर्ण बोल सकते हैं। इसकी जो संख्या होती है वो कुल 11 होती है, इसकी जो संख्या होती है वो कुल 11 होती है, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, इस भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग इसे अगर याद कर लीजिएगा तो आपको बताने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कुछ नोट दिया हुआ है, 1 नंबर में तो हम लोग पढ़ लिए हैं, 2 नंबर में नोट दिया हुआ है, कुछ व्याकरण री को स्वर नहीं मानते, कुछ व्याकरण जो है री को स्वर नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हर जगह पर री ये नहीं लिखा जाता है, हर जगह पर ए री लिखा जाता है, बहु जगह पर ए री लिखा जाता है, बहु जगह पर ए री लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन सभी जगह ये दोनों का उच्चारण सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक है, सभी जगह उनका उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब री को स्वर नहीं मानते हैं, उनका तर्क है कि इसका उच्चारण री जैसा होता है, लेकिन मात्रा दृष्टि से री स्वर है, मात्रा दृष्टि से री स्वर है। जैसे कि उदाहरण पे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उदाहरण ऋषि, ऋण, कृपा, ऋण आदि। जैसे कि हम लोग कृपा ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं कि री पा, ये तो हमारा गलत ना हो जाएगा, हर एक जगह नहीं लागू होगा। जैसे कि यहाँ पे ऋण दिया है तो ऋण हम लोग ऐसे नहीं ना लिखेंगे ऋण, ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही होगा, ये हमारा ये उदाहरण में दिया हुआ है जो यही सही है, ठीक है। जैसे कि ऋण कृपा आदि, जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ऋषि है, ऋण है, कृपा है, आदि है, ये हमारा उदाहरण हो चुका है, ठीक है। दृष्टि से जो कि मात्रा की दृष्टि से अलग अलग प्रकार की री लिखा जाता है, ठीक है, इसे हम लोग जो कि स्वर वर्ण में री पढ़ा जाता है। अतः 3 नंबर में दिया हुआ है अंग, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, अंग और अंग। हिंदी वर्णमाला में अंग को लिखने की परंपरा है। सही बात यह है कि अंग तथा विसर्ग नहीं है, अंग तथा विसर्ग नहीं है, इन्हें अयोग्य वा कहा जाता है, इन्हें अयोग्य वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें अयोग्य वा कहा जाता है, अर्थात अंग और अंग अयोग्य वाह के श्रेणी में चले जाते हैं, अयोग्य वाह की श्रेणी में चले जाते हैं। ये दोनों जो है अंग और अ, ये अयोग्य वाह की श्रेणी में चले जाते हैं। किसकी श्रेणी में चले जाते हैं, ये हमारे अयोग्य वाह की श्रेणी में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे हमारा नोट में फिर 3 में दिया हुआ है अंग, ओ दिया हुआ है, ठीक है, ओ दिया है। इसे अर्धचंद्र भी कहते हैं, ठीक है, सही बात है, इसे अर्धचंद्र भी कहते हैं। इसका उच्चारण स्वर की तरह होता है, इसका उच्चारण स्वर की तरह होता है, लेकिन यह अंग्रेजी की ध्वनि है, यह अंग्रेजी की ध्वनि है। अच्छा, इसे गृहीत या
आगत स्वर ध्वनि कहते हैं, आगत स्वर ध्वनि कहते हैं। इसका प्रातः अंग्रेजी में के शब्दों में होता है, इसका उपयोग जो है अंग्रेजी के शब्दों में होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिस, ऑफिस देखिए अ के नीचे अ है, ठीक है, चंद्र बिंदु है जो कि अंग्रेजी शब्द है ऑफिस। कॉलेज ये भी अंग्रेजी शब्द है, देखिए कॉ है, ठीक है, कॉल है। नॉलेज ये भी अंग्रेजी शब्द है। स्टॉप ये भी अंग्रेजी शब्द है जिसके भी ऊपर चंद्र बिंदु है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा अ का जो उपयोग होता है अंग्रेजी शब्दों में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो कि दिया है स्वर्ण के भेद, स्वर्ण के भेद या स्वर्ण जो है कितने प्रकार भेद होते हैं, स्वर्ण के भेद कितने होते हैं ये भी पढ़ना है हम लोग को। देखिए आपको बता दें कि स्वर्ण उच्चारण लगने के आधार पर इनके 2 भेद होते हैं, स्वर्ण के 2 भेद होते हैं, उच्चारण लगने के आधार पर और जाति के आधार पर। ये 2 प्रकार के भेद होते हैं, उच्चारण लगने के आधार पर और जाति के आधार पर। दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि इनमें भी प्रकारी होती है, इनमें भी उच्चारण लगने के प्रकार के भी प्रकार होते हैं। जैसे कि 1 नंबर में दिया हुआ है हर्ष स्वर्ण, 2 में दिया है दीर्घ स्वर्ण और 3 में दिया है प्लुट स्वर्ण, ठीक है। 3 स्वर दिया हुआ है उच्चारण लगने के आधार पर, ठीक है। 3 स्वर दिया है हर्ष स्वर्ण वर्ण, दीर्घ स्वर्ण वर्ण और प्लुट स्वर्ण वर्ण, जो कि जाति के आधार पर दिया हुआ है सजातीय वर्ण और 2 में दिया है विजातीय वर्ण। सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण, इसमें भी 2 प्रकार के वर्ण है, ठीक है। तो एक में हमारा हर्ष वर्ण के बारे में बात कर लेते हैं कि हर्ष वर्ण आखिर होता क्या है। तो हर्ष वर्ण जो है हमारा किसे कहते हैं, जो कि जो स्वर एक मात्रिक होते हैं, जो स्वर एक मात्रिक होते हैं उन्हें हर्ष स्वर्ण वर्ण कहते हैं। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि काफ़ी बार हमने इसे बोर्ड एग्जाम में देखा है, ठीक है। 1 नंबरिया में भी पूछता है, ये हमेशा पूछता रहता है। इससे रिलेटिव 1-2 जो है नीचे भी दिया हुआ है, ये सब पूछता है 1 नंबरिया में, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। हर्ष वर्ण जो स्वर एक मात्रिक होते हैं उन्हें हर्ष स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ ई उ, ये एक मात्रिक है, इसके कोई मात्रक नहीं है, जैसे कि मात्रक इसे बोलते हैं, ठीक है। एकले लगा होता है उसे हम लोग मात्रक बोलते हैं, दुकले लगा होता है इसे हम लोग मात्रक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है इसे भी हम लोग मात्रक बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई भी मात्रक नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसे बोलने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। इसे भी याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है, लेकिन काफ़ी उपयोगी है, उसके बोलने में काफ़ी कम समय लगता है, ठीक है। आगे है हमारा दीर्घ स्वर्ण वर्ण। दीर्घ स्वर्ण वर्ण वह स्वर्ण जो द्विमात्रिक होते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते। जैसे कि देखिए आ लिखा हुआ है ना, अ प्लस अ से मिलकर बना हुआ है, ई बना हुआ है, ई प्लस ई से मिलकर बना हुआ है, ऊ बड़ा हुआ है जो ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना हुआ है, आदि इन्हीं प्रकार से बने हुए हैं। इन्हीं दीर्घ स्वर्णों में ए ओ तथा अ संयुक्त स्वर्ण है। ये जो हमारे कुल जो दिख रहा है आपको ए ओ औ ये सब संयुक्त वर्ण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्लुट स्वर के बारे में बात कर लेते हैं। प्लुट स्वर क्या बोल रहे हैं? प्लुट स्वर वह स्वर जो एक द्विमात्रिक होते हैं, त्रिमात्रिक होते हैं। वह स्वर जो त्रिमात्रिक होते हैं उसे हम लोग प्लुट स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, ये त्रिमात्रिक है, ओम जो है त्रिमात्रिक प्लुट यानी 3 शब्दों से बना हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूटो स्वर्ण बल बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूटो स्वर्ण बल, ठीक है। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे की क्लास में बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं जो कि आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे की क्लास में हम लोग तो पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे की वीडियो में और हम लोग पढ़ेंगे। अभी कुछ और ऐसे प्रश्न हैं जो बाकी है, वे भी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।